जय हिंद। आज हम लोग फिजिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग चाल देख लेते हैं, जो बहुत ज़्यादा यूज होता है, चाहे मैथ में यूज करें या फिर फिजिक्स में करें। तो चाल का फार्मूला होता है दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। दूरी बटा में समय। इसी तरह से मीटर पर सेकंड, मीटर डिवाइड है तो पर सेकंड। फिर दूसरा देख लेते हैं त्वरण। त्वरण का आता है चेंज इन वेग। वेग में समय, वेग में जो चेंज होता है उसी को त्वरण करते हैं, मतलब वेग बटा में समय। चलिए आगे देख लेते हैं। अब इसी से हम लोग दूरी अगर निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? इसको 1 मान लेंगे, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दूरी अपॉन दूरी इज इक्वल टू चाल इंटू समय। तो यहीं से निकाल लेते हैं चाल इंटू समय। फिर समय अगर निकालना चाहे यहीं से तो क्या करेंगे, चाल यहाँ आ जाएगा ना, तो दूरी बटा चाल। तो समय निकालेंगे तो दूरी बटा में चाल। आई थिंक ये सही है। आगे आते हैं बल। बल क्या होता है? फोर्स। फोर्स होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान इंटू त्वरण, ये बल की फॉर्मूला होती है। फिर आता है संवेग। संवेग को पी से डिनोट करते हैं और इंग्लिश में मोमेंटम कहते हैं। मोमेंटम ये होता है, मोमेंटम तो मोमेंट पकड़ लिया, मतलब वो तेजी हो गया, मतलब मास इंटू वेलोसिटी। उसमें जो भी मास है उसका वेलोसिटी में वो हो गया, चेंज हो गया, मतलब मास इंटू द्रव्यमान इंटू वेग। ये आपका मोमेंटम का फॉर्मूला होता है। आवेग क्या होता है? इसको इम्पल्स कहते हैं। आवेग मतलब इम्पल्स, आवेग होता है। तो ये आवेग होता है ना, आवेग होता है जिसे कुछ ही थोड़े से समय के लिए फोर्स लगाया गया, उसे आवेग कहते हैं। इसीलिए कहते हैं जैसे फोर्स लगा लेकिन समय पूरा ना लगा, थोड़ा सा समय लगा, इसलिए डेल्टा टी। थोड़े समय के लिए जो फोर्स लगाया गया, हेवी फोर्स, बहुत तेज बल, और कुछ समय के लिए वो आवेग। जैसे कैच करता है खिलाड़ी, तो जो गेंद आती है वो बहुत तेज़ी से आती है लेकिन थोड़े समय के लिए उसके हाथों पर टच करती है, उसी को आवेग इस तरह से कह सकते हैं। ये द्रव्यमान होता है, जो वो दाब होता है। प्रेशर, तो आपको प्रेशर का फॉर्मूला हो जाता है, दाब मतलब प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया मतलब बल, बल बटा क्षेत्रफल। कितने क्षेत्रफल में, 1 यूनिट क्षेत्रफल में कितना बल लगाया गया, वो प्रेशर के बराबर हो जाता है। आपको एक होती है ऊर्जा। ऊर्जा क्या होता है? ऊर्जा, कार्य, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। तो ये सब बढ़िया, ये सब ज़्यादातर पूछने वाले हैं, इसीलिए हम लोग ये देखते हैं। ऊर्जा मतलब देख लेंगे, पहले गतिज ऊर्जा देख लेते हैं। मतलब काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, मतलब 1/2 द्रव्यमान इंटू वेग का स्क्वायर, ये काइनेटिक। और इसमें गति के कारण, गति है ना, तो गति के कारण जो एनर्जी स्टोर हो जाती है वो गतिज ऊर्जा कहते हैं। गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है, कार्य जो करता है वो गतिज ऊर्जा हो जाता है। अब अगला आते हैं स्थिति ऊर्जा। इसमें स्थिति मतलब जो स्थिति के कारण, स्थिति के कारण है तो इसका मतलब उसमें हाइट के कारण, जैसे mgh मास, ग्रेविटी और ये हाइट, ये मिलकर स्थिति ऊर्जा का निर्माण करते हैं। अब ये आ जाते हैं आगे एक कार। कार कहते हैं अगर तुमने बल लगाया और उसी बल का बल की ही दिशा में कुछ डिस्प्लेसमेंट हो गया, मतलब डिस्टेंस तय कर लिया, तो हो जाएगा कार। W=F×S, बल इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल इंटू विस्थापन। अब आ जाते हैं शक्ति। कहते हैं किसमें कितना शक्ति है, इसके लिए हम कहते हैं तुम कितना काम कर सकते हो कितने समय में। जितने कम समय में ज़्यादा काम करोगे तुम्हारे पास शक्ति ज़्यादा है, इसीलिए कहते हैं कार अपॉन टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में, समय के रिस्पेक्ट में कार मतलब W/T। शक्ति मतलब P फॉर पावर। अब आ जाते हैं टॉर्क। टॉर्क होता है मतलब बल आघूर्ण, जैसे दरवाजे खोलते हैं ना तो वहाँ टॉर्क लगता है। इसका फॉर्मूला आता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर लेन। परपेंडिकुलर लेन मतलब जैसे ये दरवाज़ा हो गया, ये दरवाज़ा हो गया, तो जो इसकी कुंडी होती है खोलने वाली, वो यहाँ ना लगाया जाता है, यहाँ लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर इसके यहाँ से यहाँ तक टॉर्क निकालेंगे तो डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है तो टॉर्क कम लगेगा, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा तो ऑटोमेटिक टॉर्क ज़्यादा हो जाएगा, तो मतलब बल कम लगेगा। ये कम हो जाएगा क्योंकि ये ज़्यादा कर दें, या तो इसको ज़्यादा करो या तो इसको ज़्यादा करो। तो इससे बढ़िया कम इस चीज़ को ज़्यादा करते हैं, बल कम लगाएंगे। यहाँ लगेगा तो डिस्टेंस कम है तो बल ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, इसीलिए दूर लगाया जाता है। तो टॉर्क मतलब बलाघूर्ण। अब आगे आते हैं गति सूत्र। गति सूत्र में सबसे पहले आते हैं भी। भी मतलब ये वेलोसिटी है, और भी
हाँ ठीक है। v मतलब ये होता है फाइनल वेग, मतलब अंतिम वेलोसिटी। जैसे v इक्वल टू यू, v बराबर u प्लस ए टी। यू मतलब इनिशियल जो शुरू वेलोसिटी होती है, अधिकतर न्यूमेरिकल में यू जीरो हो जाता है क्योंकि वो कहता है कि शुरू से स्टार्ट होती है, रेस्ट से स्टार्ट होती है, इसीलिए। ए फॉर एक्सीलरेशन, टी फॉर टाइम। एस बराबर ये होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये जो है ये पॉजिटिव है इसीलिए प्लस में है, अगर ये निगेटिव हो जाए तो माइनस में हो जाता है। जैसे गुरुत्व के अधीन जो होता है ना, उसके लिए देख लेते हैं। v बराबर यू प्लस माइनस जी टी लिखते हैं क्योंकि यहाँ जब गुरुत्व होता है, यहाँ से मान लो गुरुत्व के अधीन करेंगे तो यहाँ एक्सीलरेशन है, ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है, मतलब जी लगता है। अगर ऊपर जा रहा है तो नीचे की तरफ ग्रेविटी लगेगी, तो इसका मतलब जी यहाँ निगेटिव हो जाएगा। अगर कोई वस्तु नीचे आ रहा है तो इसका मतलब वो भी ग्रेविटी भी नीचे की तरफ लगेगी, तो जी पॉजिटिव हो जाए, इसलिए प्लस माइनस दे दिया गया है कि v बराबर यू प्लस माइनस जी टी। एस बराबर यहाँ पर एस नहीं, दूरी ना होता है, यहाँ पर हाइट हो जाता है, तो हम एस लिखे या एस लिखे, बात वही हो जाती है। तो ये सेम टू सेम वही होगा, जैसे यू है, टी है, अब यहाँ प्लस है ना, क्योंकि ये एक्सीलरेशन यहाँ है, यहाँ जी हो जाएगा, तो इसीलिए ना एक जगह पे जी लिखेंगे तो प्लस माइनस लिख देंगे, तो प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सेम टू सेम वही सेम फार्मूला हो जाती है, यू स्क्वायर प्लस माइनस टू जी। यहाँ एस है तो एस लिखे, एच लिखा, हम अक्सर एस लिखे क्योंकि इसमें हाइट होगी, क्योंकि ये दूरी परपेंडिकुलर मतलब ऊपर से नीचे ही करेगी ना, ये तो नॉर्मल लिनियर ना करेगी, इसीलिए हाइट लिखते हैं। अब आगे आ जाते हैं हम लोग, आगे आ जाते हैं अभिकेंद्रीय बल, मतलब सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। अभिकेंद्रीय मतलब अभी मतलब अंदर, अप मतलब बाहर, तो ये सेंट्रीपिटल। तो दोनों का सेम ही फार्मूला होता है, अभिकेंद्रीय हो या अपकेंद्रीय हो, एम बी स्क्वायर बाई आर, और इसका भी होता है एम बी स्क्वायर बाई आर। अभी ये होता है बाहर की तरफ लगता है तो माइनस लगाते हैं, इसको प्लस लगाते हैं, सेम टू सेम वही है, बल ही है, एम बी स्क्वायर बाई आर। अब आ जाते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल ये कहता है किसी भी दो वस्तुओं में एक दूसरे को खींचने की शक्ति होती है, वो उसका मास कम होने के कारण आपको प्रतीत ना होता हो, लेकिन अगर मास ज़्यादा हो तो वो एक दूसरे को खींचती है, संसार की कोई भी वस्तु, दो वस्तु। तो इसका होती है जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। जी मतलब गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, एक कांस्टेंट है जिसका जी यहाँ पर जी है। जी का इसका वैल्यू भी होता है 6.67 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स टू, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स टू, ये इसका फॉर्मूला होता है जो कि हमेशा कांस्टेंट होता है। और ये m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ये दोनों वस्तुएं हैं जिसका मास दे दिया है आर स्क्वायर। अब ये जी का फॉर्मूला निकालना है हमको, जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड। जी मतलब ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको नॉर्मली हमने 10 मीटर पर सेकंड मान लेते हैं। और इसका जो फार्मूला होता है, इन दोनों में रिलेशन जो होता है वो ये होता है कि ये जी एम बाई आर स्क्वायर, जी एम बाई आर स्क्वायर, ये इसका फार्मूला होता है। बस इसी से याद रखेंगे, m1 m2 को m बना दिया, जी निकालने तो जी एम बाई आर स्क्वायर। फिर हम लोग घनत्व तो देखते हैं। घनत्व मतलब होता है डेंसिटी, डेंसिटी होता है मास बाई वॉल्यूम, मतलब द्रव्यमान बटा आयतन, ये इसका डेंसिटी का फार्मूला होता है। अब आगे आ जाते हैं, अब देखते हैं द्रव में दाब। ये तो नॉर्मल, ये जो हमने दाब देखा था कहाँ, यहाँ है एफ अपॉन ए, ये तो क्षेत्रफल है, ये तो सेम है, लेकिन ये अगर द्रव में दाब देखेंगे तो इसका हो जाता है, द्रव में दाब इसका फॉर्मूला हो जाता है आपको, जो मतलब द्रव में दाब कहने का मतलब द्रव द्वारा लगाया गया दाब, तो रो जी एच, इसीलिए कहते हैं जो द्रव होती है जितनी हाइट पर जाएंगे, जैसे ये किसी भी पात्र में हमने द्रव यहाँ पूरा फुल कर दिया, अगर यहाँ का दाब और यहाँ का दाब दोनों में किसका दाब ज़्यादा होगा, तो इसका दाब होगा। क्यों भाई? क्योंकि रो तो सेम है, जी भी तो सेम ही होगा, क्योंकि एक ही ये भी कांस्टेंट होती है, एक ही रफ्तार से खींचती है अपने तरफ नीचे की तरफ, लेकिन हाइट में डिफरेंस है। इसका ये अगर बॉटम से लेते हैं तो इसका हाइट और इसका हाइट दोनों में डिफरेंस है ना, या ऊपर से लेते हैं तो इसकी हाइट और इसकी हाइट में डिफरेंस है, तो इसीलिए ऊपर से लेते हैं तो इसकी हाइट ज़्यादा है तो इसका दाब भी ज़्यादा हो जाएगा, और इसकी हाइट कम है तो इसकी दाब भी कम हो जाएगी, तो इसीलिए ये हो जाता है। अब मतलब हाइट के अनुसार ही, हाइट ज़्यादा तो दाब ज़्यादा, हाइट कम तो दाब कम। अब आ जाते हैं पृष्ठ तनाव मतलब सरफेस टेंशन। जो पृष्ठ पर तनाव लगता है वो सरफेस टेंशन, इसका होता है
फोर्स फोर्स अपॉन लेंथ मतलब बल बटे लंबाई। ये होता है पृष्ठ तनाव मतलब सरफेस टेंशन। धन्यवाद। आप लोग समझ गए होंगे तो प्लीज़ लाइक कर देंगे। अब आगे आते हैं लोलक जो चलता है, जो इस टाइप का होता है वही होता है लोलक, जो यहाँ से यहाँ ऐसे जाता है वो, फिर यहाँ से यहाँ ऐसे आता है, यही लोलक वाला हो गया। इसमें कहा जाए लोलक का टाइम होता है 2π√L/g, ये लोलक का टाइम है। इसीलिए हम कहते हैं जो समय है वो लेंथ के समानुपाती होता है। अगर लेंथ बढ़ाएंगे, जैसे लोलक की लंबाई बढ़ जाएगी, पहले इतनी सी लंबाई थी, अगर इतना बड़ा हो गया तो इसका टाइम भी बढ़ जाएगा, क्योंकि लंबाई टाइम का रिस्पेक्ट में समानुपाती का भाव होता है, इसीलिए 2π√L/g। फिर आवृत्ति कहा जाते हैं, ये म्यू मतलब आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, तो 1/t मतलब फ्रीक्वेंसी वो होता है कि इस समय में कितने चक्कर लगा सकते हो, तो 1/t हो गया। तरंग वेग भी इक्वल टू तरंग, एक होता है तरंग जिसका होता है, एक होता है तरंग वेग, एक होता है तरंग संख्या, मतलब फ्रीक्वेंसी नंबर कितने हो जाएंगे, तो 1/λ मतलब कहने का इसका तरंग दैर्ध्य हो गया। तरंग दैर्ध्य मतलब जैसे ये वाला होता है ना, तरंग दैर्ध्य कितना लंबाई से ये तरंग है, तो इसका तरंग दैर्ध्य का 1 मतलब जितना छोटा रहेगा वो जल्दी जल्दी तरंग संख्या होगी, जितने बड़े रहेंगे उतना जल्दी जल्दी कम होंगे, तो इसलिए दोनों में इन्वर्सली का प्रोपोर्शनल है। अगर ये ऐसे ऐसे रहेगा तो बहुत जल्दी जल्दी होगा, अगर यही थोड़ा बड़ा बड़ा रहे तो ये थोड़ा धीरे धीरे होगा, तो इन दोनों के बीच रिलेशन नहीं होता है। अब भी मतलब वेग का फॉर्मूला वैसे ही होता है जैसे तरंग वेग में होगा, वही नॉर्मल वेग वाला। पहले वेग वाला देख लेते हैं तो ये जल्दी याद हो जाएंगे। जैसे ये होता है न्यू लैम्डा, मतलब न्यू इनटू लैम्डा। लैम्डा मतलब एक तरह से दूरी को डिफाइन करता है, ये हो जाएगा दूरी। और न्यू जो देख लेते हैं 1/t को डिफाइन करता है, 1/t मतलब अगर हम कहते हैं तो ये दूरी बटा समय हो गया, और दूरी बटा समय को वेग ही कहते हैं, इसीलिए म्यू लैम्डा या न्यू लैम्डा आवृत्ति इनटू तरंग दैर्ध्य को कहते हैं ये। अब आगे आ जाते हैं मैक संख्या क्या होते हैं। मैक संख्या से जहाज़ों की वो स्पीड निकाली जाती है, तो ये किसी पिंड की चाल और ध्वनि की चाल, पिंड की मतलब जैसे जहाज़ होती है, हेलीकॉप्टर होती है, जहाज़ होती है, उसको मैक संख्या से निकाला जाता है, इसकी स्पीड कितनी है, ध्वनि की चाल के सापेक्ष में उसकी सापेक्ष की चाल देखते हैं। फिर यहाँ ध्वनि होती है, ध्वनि के बारे में कुछ जान लेते हैं। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक ये हमारी श्रव्य ध्वनि है, हम लोग सुन सकते हैं मतलब श्रव्य ध्वनि इसको कहते हैं। 0 से 20 हर्ट्ज होती है जिसको हम सुन नहीं सकते हैं, और 20,000 से ऊपर की होती है जिसको हम नहीं सुन सकते। तो ये जब ऊपर हो गई तो पारा हो गई, और जब नीचे होगी तो अव हो गई। तो कहने का मतलब 0 से 20 होगा तो अव श्रव्य हो जाएगी और पारा श्रव्य हो जाएगी। तो ये पारा श्रव्य इसी का उपयोग करके जो चमगादड़ होता है उसको दिखाई न देता है, लेकिन अपना भोजन की तैयारी करता है। धन्यवाद। अगर समझ गए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे। धन्यवाद।